Hello friends, welcome to our special YouTube series in which we will discuss important questions for BPSC 71th PT exam as well as Bihar Daroga, BPSC CGL and other competitive exam. वीडियो के अंत में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री प्रोग्राम्स की चर्चा करूंगा, सो स्टे टिल एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ क्लाइमेट सिस्टम? पृथ्वी के जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? अर्थ क्लाइमेट सिस्टम डिपेंड्स ऑन सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन, जो हीट और लाइट के रूप में एनर्जी प्रदान करती है. यह एनर्जी एक तो वायुमंडल को गर्म करती है, दूसरा हवा के बहने के लिए भी यह मददगार होती है. कैसे? और रेनफॉल साइकिल को भी प्रभावित करती है. तो कैसे? जैसे कि मान के चलिए कि आपका जो अर्थ सोलर रेडिएशन हुआ, तो सोलर रेडिएशन के द्वारा उच्च दबाव का क्षेत्र यहाँ पर जनरेट हुआ, यहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र जनरेट हुआ. सन का रेडिएशन के कारण से यहाँ पर हवा जो है वो गर्म होकर हल्की हो गई और ऊपर उठ गई. ऊपर उठने के कारण से यहाँ पर लो प्रेशर जोन डेवलप हो गया, और जहाँ से कि हाई प्रेशर जोन से हवा जो है वो लो प्रेशर जोन की ओर दौड़ी, जिससे कि एक तो हवा का बहाव हुआ, साथ ही साथ अगर ये हवा कहीं समुद्र के ऊपर से या नदी के ऊपर से गुजरती है तो अपने साथ में जलवाष्प के कण को ले लेती है, जिससे कि यह बादल बनाती है, बाद में इसी के कारण से वर्षा होता है. तो इस प्रकार से जो आंसर होगा ऑप्शन बी सोलर रेडिएशन आपका आंसर होगा. अब हम अन्य ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं, जैसे कि जियोथर्मल हीट. जियोथर्मल हीट क्या है? तो जियोथर्मल हीट हो गया, यह जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, बट इट्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट इज वेरी लिमिटेड. केवल वोल्केनिक रीजन में यह अर्थ के क्लाइमेट को थोड़ा बहुत प्रभावित करता है. इस प्रकार अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम का प्राइमरी सोर्स का एनर्जी तो ये नहीं हुआ. अगला ऑप्शन देखते हैं टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी जो है, tidal energy is generated by the gravity of the moon and sun, but it is limited to ocean current only. हालांकि ओशियन करंट के क्लाइमेट पर जो प्रभाव है वो क्लाइमेट पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, लेकिन यह भी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स नहीं है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह जो है सन के इनसाइड में होता है, मतलब इट ऑकर्स इन इनसाइड द सन, बट इट इज नॉट सोर्स ऑफ क्लाइमेट एनर्जी ऑन अर्थ. तो हम लोग देखें कि इसका आंसर हो गया आपका सोलर रेडिएशन, ऑप्शन बी. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. विच फंडामेंटल पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? कौन सा मूल कण मजबूत नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है? देखिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? This is the force that holds the proton and neutron in the nucleus of an atom. अगर हम लोग एक एटम को इस प्रकार से माने जिसका कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर काट रहा है, तो इस कंडीशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का यदि हम बाहरी बनावट देखें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बाहरी बनावट देखें, तो ये आपस में जिस फोर्स से चिपका हुआ रहता है, जिस इसका जो कंपोनेंट है वो जिस फोर्स से चिपका हुआ रहता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाया. तो मतलब इसका जो एक एलिमेंट हुआ, बाहरी एलिमेंट हुआ दोनों का, वो कहलाया क्वार्क्स. क्वार्क्स कहलाया. तो मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नाभिक में मौजूद जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है उसको आपस में बांधे रखती है, और यह फोर्स क्वार्क्स के बीच, क्वार्क्स दैट इज पार्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्वार्क्स के बीच जो है एक कण होता है ग्लूऑन. तो ग्लूऑन के कण द्वारा जो है संचालित होता है. मीन्स ग्लूऑन इज द फंडामेंटल पार्टिकल इन दिस स्टैंडर्ड मॉडल. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूऑन. लेकिन इसमें जो अदर ऑप्शंस है उसको भी देखना आवश्यक है, जैसे कि ऑप्शन है आपका फोटोन. तो फोटोन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वाहक है, तो इसलिए ये रिलेटेड है लाइट से. नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जान रहे हैं कि ये आउटसाइड न्यूक्लियस होता है और निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज को कैरी करता है. और फिर है न्यूट्रिनो. तो न्यूट्रिनो जो है वो वीक फोर्स के साथ इसका संबंध है. तो यहाँ पर इसमें जो आंसर हो गया ऑप्शन बी ग्लूऑन इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ कह रहे हैं कि इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज रियल एंड डिस्टिंक्ट,
व्हाट इज द रेंज ऑफ द ऑफ की। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपके पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, तो सॉल्यूशन हो गया इसका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। तो इस कंडीशन में रूट अंडर डी के अनुसार यहाँ पर तीन कंडीशन बन गए। एक तो कंडीशन बन गया यहाँ पर प्राइमरीली दो कंडीशन बना, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि डी इज लेस देन जीरो। जब डी लेस देन जीरो होगा उस कंडीशन में जो उसका सॉल्यूशन होगा वो अवास्तविक होगा, मतलब इमेजिनरी होगा। लेकिन जो वास्तविक होगा मतलब रियल जो सॉल्यूशन होगा उस दो कंडीशन से हो सकता है, यदि डी ग्रेटर देन जीरो हो और दूसरा यदि डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो इस कंडीशन में डी जब ग्रेटर देन जीरो है, इस कंडीशन में आपका जो मूल है जो रूट है वो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, डिस्टिंक्ट होगा। और यहाँ पर अगर d इक्वल टू जीरो होगा तो वास्तविक भी होगा और समान होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन इसका मिलेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इसका होना है। इट मीन्स कि ये वाला कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर अगर हम d को फाइंड करें तो वन इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फाइव इंटू एक्स हो गया। तो इस कंडीशन में d जो है बी स्क्वायर मतलब d जो है बी स्क्वायर मतलब हो गया माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर ए सी। तो माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, सी हो गया के। तो ये हो गया डी, तो मतलब हो गया 25 और 25 और माइनस फोर के। तो 25 माइनस फोर के हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको ग्रेटर देन जीरो बोले तो इसको उधर लेके जाते हैं तो हो गया 25 ग्रेटर देन फोर के। इट मीन्स कि अगर के को फ्री किया जाए तो के जो है के को अगर फ्री किया जाए तो के जो है लेस देन 25 बाय फोर हो गया। तो 20 के लेस देन 25 बाय फोर हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी हो गया करेक्ट आंसर। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस डिस्कवर्ड ऑन द सन बिफोर अर्थ इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन का को थोड़ा सा समझना है। डिस्कवर्ड फर्स्ट पहले सन पे ये डिस्कवर किया गया, बाद में अर्थ पे। और दूसरा है कि सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ये आपका यूनिवर्स का। तो इस कंडीशन में देखिए हीलियम जो है वो इसका आंसर होगा, राइट आंसर हीलियम होगा। तो सबसे पहले हीलियम के बारे में जानिए कि हीलियम की खोज जो है वो 1868 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे पियरे जॉनसन। तो 1868 ईस्वी में पियरे जॉनसन द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। और ये जो खोज किया गया था वो सूर्य का जो स्पेक्ट्रम उसमें पीला रेखा येलो लाइंस को देख करके यह खोज किया गया, विच वाज लेटर कंफर्म्ड ऑन अर्थ। बाद में अर्थ पे भी इसको खोजा गया। तो यह यूनिवर्स में हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को मात्रा देखा जाए तो उसका सबसे ज्यादा मात्रा है 75%। तो हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हो गया लगभग 24%। तो हाइड्रोजन हालांकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरा सबसे प्रचुर तत्व सेकेंड। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हीलियम। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय इतिहास में पलासी युद्ध का क्या महत्व, बैटल ऑफ पलासी का इंडियन हिस्ट्री में क्या महत्व। सबसे पहले पलासी के युद्ध के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह युद्ध जो है जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना और बंगाल के जो नवाब थे उसमें सिराजुद्दौला उनके बीच हुई थी। और पलासी जगह जो है वो अगर आप मैप पे देखें तो जहां पर से आपका गंगा गंगा रिवर दो भाग में बढ़ता है, एक भागीरथी एक हुगली। तो भागीरथी वाला जो सेक्शन है उसमें मुर्शिदाबाद से अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको पलासी मिलेगा। तो भागीरथी नदी के किनारे है पलासी। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में कुछ गद्दार थे जैसे मीर जाफर वगैरह। तो मीर जाफर जैसे गद्दारों के असहयोग के कारण से सिराजुद्दौला की हार हो गई। और बंगाल तभी, जिसमें कि तत्कालीन बंगाल में आपका जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये वाला सारा सेक्शन शामिल था। तो उस पर जो अंग्रेजों का राजनीतिक आधिपत्य स्थापित हो गया। So, in a way, it can be said that the British rule in India began after Battle of Plassey. Hence, option B will be the correct answer. ऑप्शन बी जो है बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस, मतलब ब्रिटिश प्रभुसत्ता की शुरुआत
ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से कौन सा ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा निकलता है जो कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग में। सामान्य भाषा में हम लोग ग्रीन हाउस गैस के विषय में कहें तो कह सकते हैं कि दीज आर नेचुरली अकरिंग एंड ह्यूमन प्रोड्यूस्ड गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग ऑफ प्लेनेट अर्थ। ये पृथ्वी से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और इसे अर्थ के सरफेस को जो के तरफ जो है रीडायरेक्ट कर देते हैं। मतलब सोलर रेडिएशन जो प्राप्त हुआ उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में इसने फिर से रिलीज किया और जो ग्रीन हाउस गैस होता है उसको वो ट्रैप कर लेता है और इसके भीतर में कैद करके रख देता है, जिससे कि आपका जो हीट स्पेस में जाने से बच जाता है और हमारा प्लेनेट जो है वो गर्म बना रहता है। एक हद तक तो यह ठीक है कि आपको फेवरेबल कंडीशन लाइफ के लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन यदि आपका प्लेनेट ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर समस्या होगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो जलवाष्प, वाटर वेपर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। तो दिया गया जो ऑप्शंस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है मानवीय गतिविधि जैसे कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से या वनों को काटने से सबसे ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस है। तो सो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संधि ने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जो 1919 में हस्ताक्षरित हुआ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में कुछ बेसिक फैक्ट्स को देख लेते हैं। यह जो युद्ध है यह 1914 से 1918 के बीच में मुख्य रूप से जो है दो धुरी में बट गया था। आपका जो है पूरे विश्व के देश, उसमें एक था मित्र राष्ट्र जिसको एलाइज कहते हैं, जिसमें कि फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ये सब शामिल थे, और दूसरा था केंद्रीय शक्ति जिसको कि सेंट्रल पावर्स कहते हैं। इसमें जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की ये सब मुख्यतः शामिल था। तो इनके बीच में यह विश्व युद्ध चला था और मित्र राष्ट्रों की इसमें जो है मतलब एलायंस की जो है इसमें जीत हुई थी। तो यह युद्ध जो है इसका जो मुख्य परिणाम अगर कहा जाए तो वह मुख्य परिणाम था वर्साई की संधि, जो कि 1919 में हस्ताक्षरित किया गया था और इसके द्वारा आधिकारिक तौर पर युद्ध जो है वो समाप्त होने की घोषणा कर दी गई। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए वर्साई की संधि सही आंसर होगा, क्योंकि इसी के द्वारा जो है विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार प्लेड अ पाइवटल रोल इन क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। बिहार के कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होते ही अगले ही दिन आपका 9 अगस्त को एक ऑपरेशन चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ऑपरेशन जीरो आर। ऑपरेशन जीरो आर के तहत प्रमुख जो राष्ट्रवादी नेता उस समय में थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से गिरफ्तार होने वाले में से बिहार के राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह ये भी थे। तो यहाँ पर तो ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा, अनुग्रह नारायण सिंह नहीं होगा, श्री कृष्ण सिंह नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका जयप्रकाश नारायण ही होगा, क्योंकि ये तीनों जो थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, इनको 9 अगस्त को ही गिरफ्तार कर दिया गया था। हालांकि जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार किया गया था और उनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, लेकिन 9 नवंबर 1942 को वे वहां से फरार हो गए और जो भूमिगत आंदोलन उन्होंने शुरू किया। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए जयप्रकाश नारायण ने केंद्रीय संग्राम समिति की स्थापना की थी और बाद में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे रामानंद मिश्र, तो रामानंद मिश्र के साथ में मिलकर के बिहार नेपाल सीमा पर एक पैरेलल गवर्नमेंट सरकार, समांतर सरकार की जो है का जो गठन किया था। यहाँ पर इन्होंने आजाद दस्ता नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसका कि उद्देश्य सरकारी तंत्र को निष्क्रिय करना था और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना था। तो इस प्रकार हम लोग कह लें तो ऑप्शन बी जो है जयप्रकाश नारायण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल सामान्य इसमें कोई समस्या नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के शोषण के दौरान जो है
वो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है, एटीपी के रूप में। तो एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। और क्रेब साइकिल के दौरान अगर एक ग्लूकोज का अणु जो है टूटता है, तो उससे 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस 36 एटीपी ऊर्जा में 34 एटीपी मतलब करीब-करीब 90% ऑफ टोटल एनर्जी का निर्माण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। हम लोग कुछ अलग अदर जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं, जैसे न्यूक्लियस जो है। न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक्टिविटी और जीन को कंट्रोल करता है। गोल्जी एपरेटस या गोल्जी उपकरण जो है वो प्रोटीन को शॉर्ट करने का काम करता है, प्रोटीन के शॉर्टिंग का काम करता है। और इसका जो है परिवहन भी करता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इसको पहुंचाता है। अगला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटॉन के सिंथेसिस करने का कार्य करता है। तो इस कंडीशन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, क्वेश्चन नंबर 10। ये मैथ से आपका लिया गया है। यहाँ पर एक बेस फॉर्मूला का यूज होगा। क्या बेस फॉर्मूला का यूज होगा? अगर आपको लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू बी दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में एक्स इक्वल टू ए टू द पावर बी हो जाता है। तो इस यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका अगर हम इसको तोड़ें तो एक्स टू द पावर यहाँ पर 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। सो फ्रेंड्स, as we said in beginning of the videos, I want to start some important programs for you. यदि अधिक से अधिक संख्या में आपका कमेंट प्राप्त होता है तो मैं आपको फ्री लाइव क्लास जूम पर, अभी जूम पर और बाद में आपको यूट्यूब पर शुरू कर सकता हूं, जिसके लिए आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चूंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, तो इसलिए हम लोग को हम आप अगर मेरा बीपीएससी का स्ट्रेटजी वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बोला था कि आप पीटी के साथ ही मेंस की तैयारी शुरू कर दो। तो मेंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सीरीज जल्दी ही मैं यूट्यूब पर लाऊंगा। दूसरा कि आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैंने बोला था कि सप्ताह में कम से कम 2 क्वेश्चन को आप लिखिए। तो डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो टेलीग्राम चैनल पर स्टार्ट होगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका कि लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसका बाद मॉडल आंसर जो है यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही जल्दी एक सीरीज आएगा जिसमें कि पीटी रिवीजन के लिए क्विक नोट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका कि पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में आपको दूंगा। इन सब के लिए आपको 2-3 काम करना होगा। फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट एज मच एज पॉसिबल टू टेल वेदर यू वांट टू स्टार्ट सच फ्यूचर प्रोग्राम्स और नॉट। साथ ही आपको फ्री नोट्स और डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मॉडल आंसर का प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, जिसका कि लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।